हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है नेफ्थलीन। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेफ्थलीन की और जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है नेफ्थलीन, और देखते हैं कि ये किस तरीके का कंपाउंड होता है। तो नेफ्थलीन एक सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C10H8। और यहाँ पर आपको नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपको देखने पर लग रहा है कि जो दो बेंजीन रिंग है वो आपस के अंदर फ्यूज्ड है दो कार्बन सेंटर से। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है नेफ्थलीन की। अगर हम बात करें इसके अपीयरेंस की, तो ये आपको व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है जो ट्रेडिशनल मोथबॉल्स होती हैं उनका। इसी के साथ में जो इसका अगला पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये आपको वाटर के अंदर इनसॉल्युबल देखने को मिलेगा, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर नेफ्थलीन सॉल्युबल होता है। इसी के साथ में हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये जो नेफ्थलीन है ये आपको ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिलता है बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप रेजोनेंस एनर्जी देखते हो तो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और ये जो नेफ्थलीन है इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के हिसाब से कम होती है। तो जब रेजोनेंस एनर्जी कम होगी इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और जब स्टेबिलिटी कम होगी इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसी वजह से जो नेफ्थलीन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन की कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर आपको लेस रेजोनेंस एनर्जी देखने को मिलती है बेंजीन से। तो ये थे कुछ पॉइंट्स नेफ्थलीन को लेकर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहले हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की है इस रिंग से, देन उसके बाद में हम इस रिंग की नंबरिंग करते हैं। और इस रिंग के अंदर जो ये वाला कार्बन है इसे हमने नाम दिया नंबर 1 और ये है नंबर 2, 3 और 4। इसके बाद में नंबरिंग हम इस रिंग से करेंगे जो कि है 5, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से आपको ये नंबरिंग देखने को मिल रही है। और जो दो कार्बन इन दोनों रिंग के अंदर कॉमन है उन्हें हमने नाम दिया है 4A और 8A। इसी के साथ में आपको 1, 4, 5 और 8 की जो पोजीशन है उसे हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे, और 2, 3, 6 और 7 की जो पोजीशंस हैं उन्हें हम बीटा पोजीशन बोलेंगे। तो ये थी नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर और उसके अंदर नंबरिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर नेफ्थलीन देखने को मिल रहा है और इस नेफ्थलीन के अंदर आपको दो रिंग देखने को मिल रही है। इन दो रिंग के अंदर फर्स्ट रिंग के अंदर आपको 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और सेकंड रिंग के अंदर आपको 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट रिंग है यहाँ पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको बॉन्ड की मूवमेंट दिखाई देगी, जिसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड उठकर यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर चला जाएगा, जिसके बाद में आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इस रिंग के अंदर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। तो ये हमारे सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट के बाद में आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जो कि हमारी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वापस से बॉन्ड मूवमेंट होगा, रेजोनेंस होगा, जिसके बाद में आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर फिर से बनते हुए दिखाई देगी। तो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम रेजोनेंस हाइब्रिड से शो कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो डॉटेड आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नेफ्थलीन के अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो आपको ज्यादा स्टेबल देखने को मिलती है फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जब आप हर एक रिंग को देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस रिंग के अंदर आपको एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको एक ही बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं आप सेकंड रिंग देखोगे तो आपको यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, एक ये वाली हो जाती है और दूसरी ये वाली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर सेकंड है वो फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्राइज रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा होगी उतनी ही मोर स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको ज्यादा बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, फ्राइज रूल के अकॉर्डिंग ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेकंड वाली, ये ज्यादा स्टेबल होती है नेफ्थलीन के अंदर। तो ये बात होती है हमारी नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है सिंथेसिस, या फिर आप बोल सकते हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेफ्थलीन के सिंथेसिस के अंदर हमारा सबसे पहला जो सिंथेसिस मेथड आता है वो है होवर सिंथेसिस। होवर सिंथेसिस एक 5 स्टेप रिएक्शन सिंथेसिस होता है, जिसके अंदर आपको 5 तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके बाद में हमारे मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये जो 5 स्टेप रिएक्शन है, इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन आएगी वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देन उसके बाद में सेकंड जो रिएक्शन है वो है क्लेमेंशन रिडक्शन। फिर इसके बाद में आपको देखने को मिलता है रिंग क्लोजर। देन उसके बाद में फिर से क्लेमेंशन रिडक्शन और फाइनल फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको देखने को मिलती है एरोमेटाइजेशन। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, जो कि है नेफ्थलीन, उसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस होवर सिंथेसिस को। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं बेंजीन, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में AlCl3 के प्रेजेंस में। जिसके बाद में जो प्रोडक्ट होगा वो है बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। ये वाली जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद में आती है हमारी सेकंड रिएक्शन, जो कि है क्लेमेंशन रिडक्शन। अब ये वाला कंपाउंड क्या करता है, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन शो करता है, जिसे हम बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। और यहाँ पर आपको रिडक्शन के बाद में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है गामा फेनिल ब्यूटारिक एसिड। अब ये जो गामा फेनिल ब्यूटारिक एसिड है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिंग क्लोजर, जो कि होता है H2SO4, और यहाँ पर साथ में प्रोवाइड करवाई जाती है हीट। तो रिंग क्लोजर के बाद में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा टेट्रालोन। अब ये जो अल्फा टेट्रालोन है ये आगे जाके फिर से क्लेमेंशन रिडक्शन शो करता है जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है टेट्रालीन। अब इस टेट्रालीन का होता है एरोमेटाइजेशन, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पैलेडियम, और साथ में यहाँ पर हीट भी दी जाती है, जिसके बाद में आपको इस तरीके से नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सिंथेसिस, जिसका नाम है होवर सिंथेसिस। अब अगला जो हमारा सिंथेसिस मेथड आता है वो है फ्रॉम 4-फेनिल-3 ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पर हम 4-फेनिल-3 ब्यूटेनोइक एसिड का यूज करते हुए भी नेफ्थलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है 4-फेनिल-3 ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर हम इसे 4-फेनिल-ब्यूट-3-इनओइक एसिड भी बोल सकते हैं, जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। फिर यहाँ पर होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बाद में आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब इस स्ट्रक्चर का होता है रीअरेंजमेंट, जो कि कन्वर्ट हो जाती है अल्फा नेफ्थोल के अंदर। अभी जो अल्फा नेफ्थोल है इसका आपको देखने को मिलता है डिस्टिलेशन, और ये जो डिस्टिलेशन होता है वो होता है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिसके बाद में आपको फाइनली यहाँ पर नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो ये था हमारा सेकंड सिंथेसिस मेथड। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड सिंथेसिस मेथड की, जो कि है फ्रॉम 4-फेनिल-1-ब्यूटीन। यहाँ पर हम लेते हैं 4-फेनिल-ब्यूट-1-इन, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, और इसके बाद में आपको यहाँ पर नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सिंथेसिस मेथड की, जो कि है फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से भी हम नेफ्थलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शन, जब हम इसे ट्रीट करते हैं कॉपर के साथ में, और इसके अंदर हम टेम्परेचर रखेंगे 680 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद में आपको दो तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। एक है मेथिल नेफ्थलीन और दूसरा है नेफ्थलीन। अब यहाँ पर ये जो मेथिल नेफ्थलीन है इसे भी हम आगे ट्रीट कर सकते हैं हाई प्रेशर और हीट के साथ में, और साथ में यहाँ पर इसका करवाएंगे हाइड्रोजनेशन। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डी एल्काइलेशन। यहाँ पर जब इस मेथिल नेफ्थलीन का डी एल्काइलेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेफ्थलीन के अंदर। तो इस तरीके से भी हम नेफ्थलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस मेथड नेफ्थलीन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की, और देखते हैं कि नेफ्थलीन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी दो पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये रिएक्शन हो सकती है। एक है अल्फा पोजीशन और दूसरी है बीटा पोजीशन। तो इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है ये है नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर, और नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसकी नंबरिंग भी हमने कर ली थी, जिसके अंदर ये वाली जो पोजीशन है ये है 1, ये है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी के साथ में हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन को भी देखा था जब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। तो ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अल्फा पोजीशन है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है बीटा पोजीशन के कंपैरिजन में। यानी कि जब ये नेफ्थलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है और कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ पर अटैक करता है, तो वो या तो अल्फा पोजीशन पर करेगा या फिर बीटा पोजीशन पर करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर बोला कि जो अल्फा पोजीशन है वो ज्यादा रिएक्टिव है बीटा पोजीशन के कंपैरिजन में, तो इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो जाकर अटैक करेगा सबसे पहले अल्फा पोजीशन पर। लेकिन ऐसा होता क्यों है, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये नेफ्थलीन और यहाँ पर कोई ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। अब इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये अल्फा पोजीशन पर जाकर अटैक कर सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर ये बीटा पोजीशन पर जाकर अटैक कर सकता है। तो अगर मान लीजिए एक बार ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाकर अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो आपको कुछ इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट।
तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बीटा पोजीशन पर अटैक करता है तो आपको वहां पर कुछ इस तरीके का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहां पर आपको 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और इन 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर से भी आप 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगी जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। इसी के साथ में अगर आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देखते हो और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ 6 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इन 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर से भी आपको जो 2 बेंजीन रिंग वाली स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने देखा कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वहीं आपने दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा कि यहाँ पर आपको 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और इन 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर से 2 स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फिर से आता है हमारा फ्राइस रूल और वो ये बोलता है कि जितनी ज्यादा आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा लेस स्टेबल होता है। तो अब ये वाला जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये जाके मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इसी वजह से क्या होता है, ये जो अल्फा पोजीशन होती है ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपको ज्यादातर अल्फा पोजीशन पर ही दिखाई क्यों देती है। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जिसके अंदर हमारी पहली रिएक्शन आती है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर हम यहाँ पर करवाते हैं ब्रोमिनेशन और यहाँ पर होता है क्लोरिनेशन, जिसके बाद में आपको जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है अल्फा ब्रोमोनेफ्थलीन और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन। इसके बाद में अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हम नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ में और इसी के साथ में हम यहाँ पर यूज करते हैं H2SO4 को और टेम्परेचर लेंगे हम यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो है अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन। तो ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। तो जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन और ये जो सल्फोनेशन होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है हम यहाँ पर नेफ्थलीन को जब ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अगर मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम होगा तो वहां पर आपको अल्फा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर 120 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर आपको बीटा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर ये जो अल्फा प्रोडक्ट है इसका नाम है नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड और ये जो बीटा प्रोडक्ट है इसका नाम है नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड। तो टेम्परेचर के चेंज होने पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जो नेफ्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड है यानी कि ये वाला जो कंपाउंड होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है इस अल्फा आइसोमर के। और यहाँ पर आपको ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इससे पहले जो हमने हैलोजिनेशन या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन डिस्कस की थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जबकि जो सल्फोनेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो जब हम इसे लो टेम्परेचर पर देखते हैं तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। स्लो होने की वजह से क्या होता है, जो अल्फा आइसोमर है वो फास्टली बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन जब हम सल्फोनेशन को हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है। फास्ट होने के बाद में क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा। और आपको पता है यहाँ पर जो बीटा आइसोमर है वो एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर जो बीटा आइसोमर है वो एक्ट करता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात हुई हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की, जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, ये एक सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। यानी कि जब हम नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में तो वहां पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जब नेफ्थलीन को ट्रीट किया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में तो वहां पर आपको अल्फा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं पोलर सॉल्वेंट के साथ में तो वहां पर आपको बीटा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन के अंदर हमने लिया है नेफ्थलीन और इसे ट्रीट किया है सेम ही रिएजेंट के साथ में, लेकिन यहाँ पर जो हमने सॉल्वेंट है उन्हें चेंज कर दिया है। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर ले रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि है कार्बन डाइसल्फाइड, और वहीं जो सेकंड रिएक्शन है उसके अंदर हम ले रहे हैं पोलर सॉल्वेंट जो कि ले रहे हैं हम नाइट्रोबेंजीन। तो एक जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिल रही है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और दूसरी जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिल रही है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट वाली रिएक्शन है उसके अंदर आपको पता है जो अल्फा प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है, तो यहाँ पर आपको अल्फा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर जो मेनली प्रोडक्ट बन रहा है वो है मिथाइल 1 नेफ्थिल कीटोन। यहाँ पर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। वहीं जो सेकंड रिएक्शन है इसके अंदर आपको पता है जो बीटा प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है, इस वजह से आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो ग्रुप लगेगा वो इस सेकंड पोजीशन पर जाकर लगेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा मेथिल 2 नेफ्थिल कीटोन।
तो देखा आपने किस तरीके से जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है और सॉल्वेंट को चेंज करने पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हम इस नेफ्थलीन का एल्काइलेशन करवाएंगे, जिसके बाद में आपको अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये है नेफ्थलीन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में मेथिल आयोडाइड के साथ में, जिसके बाद में आपको अल्फा और बीटा दोनों तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये है अल्फा मेथिल नेफ्थलीन और ये है बीटा मेथिल नेफ्थलीन। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम इस नेफ्थलीन की रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में इथाइल ब्रोमाइड के साथ में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है बीटा इथाइल नेफ्थलीन, यानी कि यहाँ पर इस बार आपको अल्फा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद में जब हम थोड़ा और बल्कि ग्रुप लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर सिर्फ बीटा प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है, जो कि है बीटा आइसोप्रोपाइल नेफ्थलीन। तो जब आपको यहाँ पर देखने को मिले कि आने वाला ग्रुप छोटा है या फिर स्मॉल है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर आने वाला ग्रुप बल्कि होगा तो वो सिर्फ आपको बीटा आइसोमर का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसके बाद में हमारी अगली जो रिएक्शन आती है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर नेफ्थलीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं X2। यहाँ पर जो X2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को। हैलोजन के अंदर हम क्लोरीन भी ले सकते हैं और ब्रोमीन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस हैलोजन का एडिशन होता है इस नेफ्थलीन पर, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो मिलेगा 1,4 डाई हैलो एडिशन। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इसके आगे भी रिएक्शन करवाते हैं और हैलोजन का एडिशन करवा सकते हैं, जिसके बाद में जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो है 1, 2, 3, 4 टेट्रा हैलो एडिशन। इसके बाद में हमारी आती है अगली रिएक्शन, और अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद पिक्रिक एसिड। नेफ्थलीन को जब हम पिक्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये आपको येलो पीपीटी बनाकर देता है, और ये जो येलो पीपीटी होता है इसे हम बोलते हैं पिक्रेट। अब हम बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की। नेफ्थलीन की अगली जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर नेफ्थलीन को डिफरेंट तरीके के रिएजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं डिफरेंट कंडीशन के अंदर, और आपको काफी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं KMnO4, और ये जो KMnO4 यहाँ पर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम एसिडिक मीडियम के अंदर, जिसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है थैलिक एसिड। इसके बाद में जब हम KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडियम के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थैलोनिक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसके बाद में जो थर्ड रिएक्शन है उसके अंदर नेफ्थलीन रिएक्ट करता है CrO3 के साथ में, और यहाँ पर हम लेते हैं एसिटिक एसिड। इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, जो कि है 1,4 नेफ्थोक्विनोन। इसके बाद में अगली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर नेफ्थलीन रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ में हम यहाँ पर लेंगे जिंक वाटर और इसका करवाएंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के बाद में नेफ्थलीन कन्वर्ट होगा थैलेल्डिहाइड के अंदर। ये जो थैलेल्डिहाइड है इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद में ये है हमारे फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम ट्रीट करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ, और यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है वो है थैलिक एनहाइड्राइड। तो आपको इस रिएक्शन के अंदर थैलिक एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन के अंदर भी क्या होता है, नेफ्थलीन अलग अलग तरीके से रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और आपको डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देता है। तो ये रिडक्शन के अंदर हमारी जो सबसे पहली रिएक्शन आती है उसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे सोडियम और साथ में हम यहाँ पर लेते हैं एथेनॉल। इन दोनों के साथ में जब ये नेफ्थलीन को ट्रीट करवाया जाता है तो आपको मिलता है 1,4 डाइहाइड्रोडाइलिन। अब अगर हम इस नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ में और इस पर हम यहाँ पर लेंगे आइसोपेंटेनॉल, तो ये बनाएगा टेट्रालिन। इसके बाद में आती है हमारी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन के अंदर हम नेफ्थलीन का रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस, जिसके बाद में ये बनाता है टेट्रालिन, और इस टेट्रालिन को जब हम फिर से हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये बनाकर देता है आपको ट्रांसडेकालिन। तो यहाँ पर होता है ट्रांसडेकालिन का फॉर्मेशन। वहीं अगर हम इस नेफ्थलीन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन और प्लेटिनम के साथ में तो ये बनाएगा सिसडेकालिन। तो ये थी नेफ्थलीन की रिडक्शन रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने नेफ्थलीन के बारे में जाना, इसके केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, रेजोनेंस और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।